सोलमेट अगर आपको मिलेगा तो आपकी लाइफ ना ग्रो करेगी। जिस कॉन्शियसनेस पे आज आप वाइब्रेट कर रहे हो, जहाँ पर आज आपकी चेतना है, आप उससे ऊपर उठोगे। वो सोलमेट ढूंढा कैसे जाए? बहुत सारे तरीके हैं। मैं तो अगर मुझसे कोई पूछेगी सोलमेट कैसे ढूंढना, तो मैं कहूँगा सबसे पहले जीवन में ना ध्यान करना शुरू करना चाहिए। मतलब आपके 23 घंटे जैसे भी चल रहे हैं, 1 घंटा जीवन में ध्यान लाओ। विवाह के अंदर सबसे पहला जो रूल है वो है हम्बल होना, झुक जाना। हार, एक शब्द आता है ना, हार पहना दे, यानी कि प्यार में हार जाना। मैरिज का जो पहला रिचुअल है, जहाँ पर जयमाला और वरमाला होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जयमाला और वरमाला दोनों अलग अलग है। तारीफ इतनी पावरफुल शक्ति है, इतना पावरफुल टूल है कि स्त्री के हृदय के द्वार कानों से होके गुजरते हैं। आज मैरिज में कोई बोले 7 फेरे होते हैं, फेरे 7 नहीं होते थे, फेरे 4 होते थे। पहला फेरा होता था धर्म का, दूसरा फेरा होता था अर्थ का, तीसरा फेरा होता था काम का, और चौथा फेरा होता था मोक्ष का। ठीक है, जीवन के 4 फेरे जो है शादी में होते थे। ये 7 कहाँ से आए? इतने ज़्यादा अमाउंट में डिवोर्सेस क्यों हो रहे? पहले चल जाते थे, क्योंकि पहले विवाह ना ज़रूरत के दम पे चलता था, एक को दूसरे की ज़रूरत थी। आज की मैरिज ज़रूरत से नहीं चल रही है। आज की मैरिज में आपको कुछ एडवांस टूल डालने पड़ेंगे। क्या है वो एडवांस टूल्स? हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। हम शादी क्यों करते हैं? क्या शादी सिर्फ एक सोसाइटल ट्रेडिशन है जिसको हम फॉलो करते हैं, या कुछ और प्योर, कुछ और डिवाइन है? मेरा ऐसा मानना है, जितना मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, जितना मैंने सोल के एवोल्यूशन को समझा है, कि मैरिज इज़ अ यूनियन ऑफ 2 सोल्स। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कहते हैं कि यूनियन ऑफ सोल्स तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर भी मैरिज बहुत कुछ है। मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैरिज एक टूल है जिससे हम हमारे जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनको जी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आजकल मैरिजेस में? इतने डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है कि वो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं? मैरिजेस नहीं चल पा रही हैं, जो प्योरिटी है मैरिज की वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। आज के पॉडकास्ट में हमने इन्हीं पर चर्चा की है। तो अगर आप शादी करने वाले हैं या आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को मैरिज का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो डीपर सिग्निफिकेंस है, जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, वो समझ आए। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, स्पिरिचुअल कोच हैं और मैरिज काउंसलर भी हैं। आई वेलकम योगी विशाल तिवारी। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू। तो सर, जैसा कि आज हम विवाह की बात करने वाले हैं, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि मैरिज इज़ अ यूनियन ऑफ 2 सोल्स। पर जैसा कि हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, आपने मुझे कहा कि शादी इससे बहुत कुछ ऊपर भी है। तो क्या कुछ साइंस होंगे कि एक इंसान अपने सोलमेट से मैरिड है? आपके लेंस के अकॉर्डिंग ये कितना सच है? एक शब्द है शादी, एक शब्द है विवाह, एक शब्द है सोलमेट। ठीक है, सोलमेट जो वर्ड है, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो समझ से है। एक जो आम लड़की है, लड़का, उसको ये सब सोलमेट वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं होती। सोलमेट अगर आपको मिलेगा तो आपकी लाइफ ना ग्रो करेगी। जिस कॉन्शियसनेस पे आज आप वाइब्रेट कर रहे हो, जहाँ पर आज आपकी चेतना है, आप उससे ऊपर उठोगे। और सोलमेट मिलते ही ना आप खिलने लगोगे। जैसे एक फूल जो है, जब वो भंवरे के साथ मिलता है तो वो खिल जाता है, प्रकृति है उसका खिल जाता है। तो जब आपके जीवन में सोलमेट आता है, अगर सोलमेट के साथ आपका विवाह, तो खिल जाएगा आपका जीवन भी और दूसरे का भी जीवन। और आप 2 लोगों से मिलकर के 100 लोग या 1000 लोगों की लाइफ जो है अच्छी होती है। क्योंकि विवाह में आप देखो, खाली 2 लोगों का विवाह नहीं हो रहा, 100 लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। 2 लोग का ही ड्रेस नहीं खरीदा जा रहा, सब नए नए कपड़े खरीदे हैं, सबकी तैयारी है। तो एक ग्रुप ऑफ सोल्स जो होते हैं, वो उसके अंदर हैप्पीनेस और खुशी और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब जब किसी को सोलमेट मिलता है, तो सबसे पहली बात ये होती है, सोलमेट अगर आपको मिल जाए तो आप कहोगी तो वो सुनेगा, और जब वो कहेगा तब आप सुनोगे। एक साथ कहना सुनना नहीं होता, एक कहता है और दूसरा सुनता है, समझ लो सोलमेट है। एक दूसरे की बात मान लेता है, ठीक है, और एक रूठता है तो दूसरा मना लेता है। ये है सोलमेट वाला विवाह।
बट आज जो विवाह हो रहा है वो सोलमेट से कम हो रहा है, विवाह चीज़ों के साथ ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मल आज अगर कोई देखता है तो कहते हैं भाई लड़के का काम क्या है, ठीक है, पैसा कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, और वो दिखता कैसा है फिजिकली। आज जो शादी है सोलमेट छोड़ो, उसका व्यवहार कैसा है। पहले सबसे पहले जो विवाह हो रहा है वो चीज़ों के साथ हो रहा है, कंफर्ट के साथ हो रहा है, स्वार्थ के साथ हो रहा है। इसलिए विवाह में वाह कम और आह ज़्यादा पैदा हो गई है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी है। ऑफरिंग की जगह पहले ये है कि मुझे क्या मिलेगा, तो सोल की जगह जो विवाह हो गया वो क्या हो गया, बॉडी पे आया, और बॉडी पे भी आकर के सिर्फ अपने व्यक्तिगत सुख के लिए होने लग गया। सोलमेट अगर मिल जाए तो फिर समझ लो जीवन अपने आप में ही स्वर्ग हो जाता है। तो सर मतलब हमारा जो पार्टनर होता है, हमारा लाइफ पार्टनर, उसका पर्पस हमारी लाइफ में, जैसा आपने कहा कि हमारी एनर्जी को एलिवेट करना है। हाँ। इसीलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी हम ढूंढते हैं कि जो मेरे अंदर कमी है वो आपके अंदर उसकी अबंडेंस होनी चाहिए या है, तभी वो एनर्जी फुलफिल होके एक होल बन रहा है। और एस्ट्रोलॉजिकली भी यही होता है कि हम फर्स्ट और 7th हाउस को जब देखते हैं तो फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट्री हाउस होता है 7th हाउस, ऑपोजिट एनर्जीज। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है जैसा आपने कहा, तो वो सोलमेट ढूंढा कैसे जाए? देखो बहुत सारे तरीके हैं। मैं तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सोलमेट कैसे ढूंढना, तो मैं कहूँगा सबसे पहले जीवन में ना ध्यान करना शुरू करना चाहिए। मतलब आपके 23 घंटे जैसे भी चल रहे हैं, 1 घंटा जीवन में ध्यान लाओ, साधना लाओ, थोड़ा तप लाओ, थोड़ा सत साहित्य, अच्छे लिटरेचर पढ़ना शुरू करो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो सोल मैग्नेट है, जो आपके अंतकरण की खींच है, वो आपकी लाइफ में एक सोल पार्टनर लाने में सहयोगी हो जाता है। सबसे पहले सिंपल से वर्ड में मुझसे जितने भी लोग देख रहे हैं कि अगर आपको सोलमेट चाहिए तो कम से कम 30 से 40 मिनट ध्यान करें। 40 मिनट के अंदर 10 मिनट को आप प्रेयर, प्रार्थना में बना लें, और अपने ईश्वर को, परमात्मा के जिस भी रूप में आप मानते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, उस रूप से 10 मिनट प्रार्थना करें। 10 मिनट जो है वो श्वासों की कुछ क्रियाएं करके मन को स्थिर कर लें, और 10 मिनट अपनी इच्छा, अपने संकल्प को मन में दोहराएं कि भाई जो भी आप चाहते हो। एक बड़ा प्यारा शब्द है गुरबाणी का, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, कि जो भी आप ईश्वर से मांगते हो वो आपको मिल जाता है। किसी हिंदी फिल्म के गाने की बड़ी प्यारी लाइन है कि जो मांगेगा मांगोगे मिलेगा वो दिलदार से मगर प्यार से, दुआओं में अपनी असर चाहिए। तो वो दुआओं में जो असर की जो व्यवस्था है ना, वो पैदा करनी पड़ेगी, और वो आती है ध्यान से। मतलब आत्म अध्ययन करना, पहले खुद को जानना। नहीं, अभी आत्म अध्ययन, खुद को जानना फिर एक खोज हो गई, वो खुद की हो गई। सोलमेट के लिए आपको सबसे पहले खुद के साथ कंफर्टेबल होना है, अपने आप को भरपूरता से स्थिर करके अपनी उस इच्छा को कि आप क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो, उसको स्पष्ट कर लेना। जितनी आपकी क्लियरिटी होगी, क्लियरिटी बिकम रियलिटी। आप कैसा पार्टनर चाहते हो, आप क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो, ये दोनों अगर आप डिफाइन कर लोगे तो वो आपको बहुत आसान हो जाएगा। और क्योंकि जैसा आप चाह रहे हो आपके लिए भी कोई वैसा ही सोच रहा है, जैसे ही वो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, लोग मिल जाते हैं। बहुत सारे विवाह जो हो रहे हैं वो प्रेशर से हो रहे हैं, वो भी अपने आप में एक पीड़ा का कारक है। कल हमारे एक राइटर ग्रुप है जिसमें सारे अच्छे राइटर्स हैं, तो उसमें किसी एक डॉक्टर फीमेल राइटर ने लिखा कि सब माँ बाप को पता होता है कि उनके बच्चे कैसे हैं, फिर भी वो उसकी शादी करके किसी और की लाइफ के साथ मतलब छेड़खानी कर देते हैं, खेलते हैं। जब उनको पता है कि उनका खुद का बेटा या उनकी खुद की बेटी अच्छी नहीं है, तो किसी और की लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा एक उसने एक ब्लॉग लिखा हुआ था। तो मैंने लिखा भाई एआई के इस ज़माने में माँ बाप तो क्या, बच्चे को खुद ही नहीं पता वो क्या चाहता है। भाई आज सबसे बड़ा रिश्तेदार लोगों का ये है, इसी के साथ सब लगे हुए हैं, इसी में मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं, तो पता तो है नहीं। हाँ, इसमें सोलमेट ढूंढ रहे हैं, जबकि इसमें सोलमेट क्या, इसमें माइंडमेट ढूंढा जा सकता है। ठीक है, सोलमेट नहीं। सोलमेट के लिए तो थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सत साहित्य पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को समझना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को समझना पड़ेगा, और इसके साथ साथ ना हृदय चक्र, अपने हार्ट को समझना पड़ेगा। विवाह अगर हृदय से हुआ तो सोलमेट मिलेगा आपको। जैसे बॉडी के अंदर 7 चक्र हैं, अगर आपने बेसिक चक्र के इन्फ्लुएंस में विवाह किया है तो फिर बेसिक ज़रूरतें क्या है मनुष्य की, वो पूरी होंगी। जैसे शास्त्र के अंदर मनुष्य को 4 प्रकृति के बेसिक भाव हैं, भोजन, भय, निद्रा और मैथुन, यानी कि फूड, ठीक है, फियर ओवरकम हो जाए, सिक्योरिटी हो जाए लाइफ, तीसरा स्लीप,
और चौथा सेक्स। ये 4 चीज़ें पशु भाव में भी होती हैं। लेकिन अगर आपने इससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके, तो फिर आप सबसे पहले अपने लाइफ में पार्टनर को बुलाते हैं प्रेम के लिए, सहयोग के लिए, ध्यान के लिए, और जो आपने इकट्ठा किया है, जो आपके पास है, वो देने के लिए। ठीक है। आप अगर हृदय चक्र से सोलमेट को ढूंढते हो तो वहाँ पर फिर मैरिज इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट इज़ थिंग टू गिव। वहाँ देने के लिए आप किसी को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो। और अगर बॉडी के लेवल पे बात है तो फिर लेने के लिए। तो सोलमेट जो है वो प्यार का, प्रेम का अभिप्राय है। और जो सोलमेट के नाम पे बॉडी मेट हो रहा है, तो बॉडी मेट में स्वार्थ है। मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, तुम अपने सुख के लिए कर रहे हो। इसमें कोई आपको बीच में मीडिएटर, कोई आचार्य, कोई गुरु समझाता है कि यहाँ देना ही लेना है और लेना ही देना है, तो आप पहले देने पे फोकस करो। इसीलिए मैक्सिमम में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, इसको बहुत अध्ययन करने का विषय है। एक पुरुष को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि एक महिला के साथ कैसे व्यवहार करना है। नहीं पता होता लड़कों को, बिल्कुल नहीं पता होता। आप कभी मैरिज में जाओ तो पूछना कि उसको किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि फीमेल के साथ बिहेव कैसे करना है, कैसे फिजिकली, कैसे मेंटली, कैसे इमोशनली और कैसे स्पिरिचुअली उससे कैसे कनेक्ट करना है। कहाँ सिखाया जाता है? फीमेल ब्रेन को कैसे समझना है। नहीं, एक पूरे फीमेल जो उसका एग्जिस्टेंस है, एक कंप्लीट फीमेल के साथ फिजिकली कैसे बिहेव करना है, मेंटली कैसे करना है, इमोशनली कैसे करना है, सोशली कैसे करना है और स्पिरिचुअली कैसे करना है, ये कहाँ सिखाया जाता है? आप जाकर देखो मैरिजों में। आज मैरिज में, मैरिज के अलावा सारे तमाशे करने की जगह है। आप किसी मैरिज में चले जाओ, वहाँ मैरिज छोड़ के बाकी सारे तमाशे करने की जगह है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। एक विवाह में मैं गया, ठीक है, विवाह में ही करार था, तो वहाँ किसी लड़के ने दूल्हे को ऐसे उठा लिया और थोड़ा ऊंचा कर दिया कि झुकियो मत। तो मैं मैरिज कराने गया तो मैंने माइक ले रखा, मैंने कहा एक मिनट बेटा इनको रखो। मैंने कहा जो आपको माला डाल रहे हैं ये रेस्पेक्ट है, तो जब कोई आपको रेस्पेक्ट दे तो यू शुड बी हम्बल और यू शुड बी एरोगेंट। अगर आपको कोई रेस्पेक्ट दे रहा हो तो यू शुड बी हम्बल और एरोगेंट। हम्बल होना चाहिए। तो फिर आप ये अकड़ के क्या सिद्ध कर रहे हो? अरे विवाह प्रेम का प्रसंग है, इसमें तो झुक के जाना होता है। ये अगर आपको बेसिक ही नहीं पता, और मैंने कहा बेटा ये आप उठा करके क्या सिद्ध कर रहे हो? मुकाबला है, कोई ट्रेंड बन गया ना। तो ये जो ट्रेंड है, ये उठपटांग जो हमारे मन में ख्याल, शरारतें आती हैं, ये सारी चीज़ें ख़राब करती हैं उस पवित्र संबंध को, उस पवित्र माहौल को। फिर जब उसको समझा, मैंने क्या रख दो नीचे। मैंने कहा ये झुकना, अगर रेस्पेक्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको झुकना पड़ेगा। विवाह के अंदर सबसे पहला जो रूल है वो है हम्बल होना, झुक जाना। हार, एक शब्द आता ना, हार पहना दे, यानी कि प्यार में हार जाना। तो सर आपके अकॉर्डिंग मैरिज की फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? क्या मैरिज में हमें हमारे पार्टनर को चेंज करने के लिए सोचना चाहिए? क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरे अकॉर्डिंग एक्ट करे। एक्सेप्टेंस नहीं है बट एक्सपेक्टेशन है चेंज की, कि जब मैं आपसे शादी करूंगा या करूंगी तो आप चेंज हो जाएंगे। हम इंसान को चेंज करना चाहते हैं। इसमें मुझे एक बात याद आई। एक बार मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में गया था मेडिटेशन का प्रोग्राम कराने के लिए। तो मुझसे पहले जितने स्पीकर थे सबके सब चेंज, कल्टीवेट, ट्रांसफॉर्म, यही सब बात करते। तो मैंने कहा यू ऑल आर टॉकिंग अबाउट चेंज, व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिव? आप उसको जीना क्यों नहीं चाहते? आप बदल ही क्यों देना चाहते? एक मूवी के हर सीन को अगर आप रिप्लेस ही कर दोगे, बदल ही दोगे, तो एक्सपीरियंस कब करोगे? मैरिज को बहुत ध्यान से देखो। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि विवाह में ना अच्छे विवाह कराने वाले लोगों को मिलते ही नहीं है और लोग ढूंढते भी नहीं हैं। मैरिज का जो पहला रिचुअल है, जहाँ पर जयमाला और वरमाला होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जयमाला और वरमाला दोनों अलग अलग है। ये क्वेश्चन रखना, कितने लोग जानते हैं कि जयमाला कौन डालता है और वरमाला कौन डालता है? जो भी इस पे आप लिख कर भेजना मैसेज बॉक्स में, जो लोग हमें देख रहे हैं। सबसे पहली जो माला डालती है वो लड़की डालती है, उसको बोलते हैं वरमाला, वरण करना। और वो माला डालते समय एक कमिटमेंट करती है कि आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आज मैं आपको वैसा ही स्वीकार करूं जैसे आप हो। मैरिज जो है शुरुआत ही एक्सेप्टेंस से होती है। इसकी शुरुआत एक्सेप्ट करने से है। अगर आपका पहला ही ये बेस कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे हम या हमारे जैसे जो आचार्य होते हैं जो विवाह कराने जाते हैं, वो विवाह पढ़ाते हैं। वो विवाह पढ़ाया जाता है। तो उसके अंदर पहला है कि लड़की ने माला डाली, पब्लिकली उसको रिस्पेक्ट देके बोला आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आज मैं आपको वैसा ही एक्सेप्ट कर रही हूँ जैसे आप हो। यहाँ से शुरुआत होती है। दूसरा, फिर लड़का जो माला डालता है उसको बोलते हैं जयमाला।
आई अप्रिशिएट यू, कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया है मैं जैसा हूँ, तो आई अप्रिशिएट यू, मैं भी तुम जैसी हो तुम्हारी तारीफ ही करता रहूँगा, और उस तारीफ से जो है रिलेशनशिप को मैं आपको जीत लूँगा। खुशी दे करके, प्यार दे करके, अपनापन दे करके, सम्मान दे करके मैं आपको जीत लूँगा। दैट कॉल जयमाला। तो जयमाला उसने आपके गले में डाल करके एक कमिटमेंट किया, ये वादा किया कि मैं हर मौके पे आपकी तारीफ़ करूँगा। और मैं बता दूँ, तारीफ़ बहुत पावरफुल चीज़ है। ह्यूमन इस दुनिया में दो भावनाओं के साथ आता है, एक है साइको अप्रिशिएशन डिज़ायर और दूसरी है साइको सिंपैथी डिज़ायर। इसीलिए कई लोग अपना दुख भी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि सिंपैथी मिल जाएगी, ठीक है। और हमारी जितनी भी भाग दौड़ है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी भूख है तारीफ पाने की। ईगो सेटिस्फैक्शन। ईगो इज नॉट राइट वर्ड। एक्चुअली हम ईश्वर का रूप हैं और ईश्वर चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो। अगर आप देखो, हर आरती में लोग भगवान की तारीफ करें, जिसको देखा ही नहीं है उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। और अगर अध्यात्म के देखो तो हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि नहीं देह केवल अमर आत्मा हो, और अगर साध लो तो परम आत्मा हो। तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो। तो हमारे भीतर जो ईश्वर तत्व है वो प्रशंसा चाहता है। प्रशंसा बहुत ही अद्भुत दवाई है, मैं सच बता रहा हूँ। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको प्रशंसा करनी चाहिए अपनी पत्नी की, और तो और जिसकी भी जब भी मौका मिले तो प्रशंसा करनी चाहिए। तारीफ ना अपने आप में, एक महिला ने आपके लिए 2 घंटे लगा के खाना बनाया है और आप सारा खाना निगल गए बिना ये बोले हुए कि बहुत अच्छा बना है, तो अगर आपके 4 शब्द जो तारीफ के हैं वो उसका सारा भुला देते हैं, वो उसकी मेहनत में सब भूल जाती है। वो सेम एक दूसरे की तारीफ करना जो है वो विवाह में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लोग नहीं करते हैं। अब मैं कई बार पूछता हूँ कि जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है ना कि आप ये विटामिन इतनी बार लेना, तो हम अक्सर बोलते हैं कपल्स को भी, कंप्लेंट टू कॉम्प्लीमेंट। आपको कंप्लेंट से कॉम्प्लीमेंट में शिफ्ट होना है। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो विवाह को बहुत ही अच्छा खिला देता है। ये वो जल है तारीफ जिससे पूरा विवाह, मैरिज ना महकने लगती है। पर गड़बड़ क्या होती है, तारीफ की जगह बेकार के ताने और बेसुरे गाने, ये 2 चीज़ें एक मैरिज को ख़राब कर देती है। और ये चीज़ सीखनी चाहिए लड़कियों को भी और लड़कों को भी, एक दूसरे की तारीफ करनी। जब आप तारीफ करने लगते हो तो आपका भी हृदय चक्र खुलता है। मतलब सच में तारीफ इतनी पावरफुल शक्ति है, इतना पावरफुल टूल है कि स्त्री के हृदय के द्वार कानों से होके गुजरते हैं। उसको तारीफ बहुत पसंद है, और जब आप तारीफ दिल से किसी की करते हो तो सामने वाला वैसे ही बहुत खुश हो जाता है। और हम एक दूसरे को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए विवाह में एंटर करते हैं, और खुश रखने में आप खुश हो जाते बाई प्रोडक्ट। और मतलब स्वाभाविक है कि जो दे रहे हो वो आपको अपने आप मिल जाता है। सर, और क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए एक हैप्पी हेल्दी मैरिज के? हैप्पी और हेल्दी मैरिज के फैक्टर में मैरिज की ना प्रिपरेशन होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि मैरिज क्या है, क्यों है और इसमें क्या करना है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमें कुछ नहीं सिखाया जाता। इसकी वजह है, इसके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा आप हो और एक हिस्सा मैं हूँ। गुरुओं का काम था ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 मनोरथ के लिए, 4 पदार्थों के लिए मनुष्य संसार में आया है। तो काम के विषय में कोई ज्ञान नहीं देने की वजह से व्यक्ति विकृत हो गया। काम जो है वो थोड़ा सा सम्मानित नहीं हुआ। काम को समाज में उतनी श्रेष्ठ जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। धर्म की बड़ी वाहवाही है, अर्थ की, पैसे की अपनी वाहवाही है, लेकिन जो काम है, जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, उसको इतना सम्मान नहीं मिला। और उसकी नॉलेज ना होने के कारण ही सारी चीज़ें, क्योंकि बिना काम के मोक्ष होता नहीं है ना। व्यक्ति की कामनाएं, जो डिज़ायर है, जो अनुभव इस संसार में उसको करना है, उसके बिना तो नहीं होगा। तो विवाह के अंदर सबसे पहले तो विवाह ना विवाह की तरह होना चाहिए। विवाह में 2 चीज़ें आती हैं, एक है व्रत और दूसरा है उत्सव। व्रत का अर्थ होता है कमिटमेंट, ठीक है। तो वो जो विवाह के अंदर एक कमिटमेंट है, लड़के का भी और लड़की का भी। और उससे मजे की बात यह है कि विवाह के अंदर जो लोग आए हैं उनका भी एक कमिटमेंट है, उनकी भी जिम्मेदारी है। हालांकि लोगों को पता नहीं होता कि विवाह में उनकी क्या ड्यूटी है, उनको क्या करना होता है। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मुंबई के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप कहते हो विवाह में कम ही लोग आते हैं, हमारे वहाँ तो 800 लोग आए थे विवाह में। मैंने कहा अच्छा,
अभी चेक कर लेते कि 800 लोग विवाह में ही आए थे कि नहीं। क्या नहीं सर, 800 प्लेटें लगी हुई वहाँ पर। तो मैंने कहा जो लोग खाना खाने आए थे वो विवाह में नहीं, वो रेस्टोरेंट आए थे। खाना खाया रेस्टोरेंट में, हम क्या करते हैं, खाना खाते और चले जाते हैं। मैंने कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी ड्रेस, अपनी ज्वेलरी, अपना सब कुछ दिखाने आए थे, वो विवाह में नहीं, वो आए हैं फैशन शो में, शो ऑफ किया और चले गए। उसके बाद कुछ लोग आए थे व्यवहारिक तौर पे भी, आपने उनकी शादी में लिफाफा दिया, वो लिफाफा देने आए थे, वो खाली वहाँ पर फॉर्मेलिटी करने आए थे। विवाह में कितने लोग आए थे, कितने लोग ऐसे थे जो जानते थे कि विवाह क्या है, क्यों है, और कितने लोग उसमें ब्लेसिंग देने आए थे, कितने लोग उसमें टीचिंग्स देने आए थे, कितने लोग उसके अंदर सहयोग करने आए थे। तो जब ये सब देखोगे तो पता चलेगा कि विवाह में, विवाह छोड़ के सारे तमाशे होने की जगह है। आज मैं जब देखता हूँ विवाह में, तो विवाह के अंदर सिर्फ वीडियोग्राफी हो रही है, सिर्फ आर्टिफिशियल हो रहा है। तो क्या है, दो चीज़ें थी, एक था विवाह व्रत और दूसरा था उत्सव। तो व्रत वाले को तो बिल्कुल ही एकदम ही ख़त्म कर दिया, मतलब वहाँ ठीक है वो नेगलेक्ट कर दिया, वो सिर्फ तमाशे में चला गया। दूसरा था उत्सव। उत्सव आनंदित होना था कि भाई दो का मिलन जो है उससे 100 लोगों को आनंदित होना था। कि भाई विवाह ऐसा माना जाता है लक्ष्मी नारायण का मिलन है। मैंने भी किसी का विवाह गया था, पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने कि विवाह क्या है, प्रेम क्या है, और कैसे करके पूरी स्क्रिप्टेड करके किसी का विवाह करवाया था। तो मैंने वहाँ ये बताया कि देखो विवाह बहुत ही दिव्य चीज़ है, लेकिन ये तमाशा नहीं है। और आज अनफॉर्चुनेटली जब भी आप विवाहों में जाओगे तो वहाँ सिर्फ तमाशे हो रहे हैं, वो रिचुअल्स को जानते तक नहीं है क्या है, क्यों है। जैसे आप भी मैरिज में जाते हो, हम लोग भी जाते हैं। आपको पता है मैरिज में सबसे पहला रिचुअल है वो क्या है? दूल्हे का आगमन करते हैं, रिबन कटिंग। यस, सबसे पहला क्या होता है, एक द्वार होता है। सनातन में इसको द्वार पूजा बोलते हैं। द्वार पे ना पूजा किया जाते थे, और उस रस्म को बोलते थे शिष्टाचार। आपके शिष्ट आचरण का, आपके डिवाइन बिहेवियर का वहाँ पर टेस्ट होता था। डिवाइन बिहेवियर का हाँ, टेस्ट। आपके डिवाइन बिहेवियर का टेस्ट होता था। आपके पक्ष के आचार्य, गुरु और जो अच्छे लोग होते थे, उनके पक्ष के जो लोग होते थे, खड़े होते थे, तो वो आपस में 2-5-10 मिनट का कन्वर्सेशन करते थे। जैसे अगर भी आप वो देखोगे रामानंद सागर वाली रामायण, तो उसके अंदर ये सीन है। तो गेट पे आते थे और वहाँ एक क्वेश्चन होता था कि दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला। एक शब्द होता था कन्यादान। आज उस पर ही बड़ा डिबेट होता है कि कन्या कोई चीज़ थोड़ी जो दान कर दिया जाए, उसको हम लोग बाद में लेंगे। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि बड़ा कौन, श्रेष्ठ कौन। तो जो लड़के पक्ष वाला होता था वो हाथ जोड़ के कहता कि जी आप श्रेष्ठ हो, आप सुपीरियर हो, और हम जो है वो कम है। ठीक है, यानी कि लड़के पक्ष वाले क्या करते थे, झुक जाते थे, विनम्र हो जाते थे, हम्बल हो जाते थे। इसीलिए उस गेट को छोटा बनाया जाता था। आपको झुक के जाना है वहाँ से, आपके झुकने का वहाँ पर एग्ज़ाम होता था, आपके कल्चर का टेस्ट होता था। तो कि भाई हम छोटे हैं, हम कम हैं, ऐसा लड़के वाले मानते थे। जबकि आप देखोगे तो उल्टा ही, लड़के वाले अलग ही टोर में जा रहे हैं, अकड़ के जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर पहले रिचुअल में क्या है, वहीं आपको चेक करते थे कि आप कितने हम्बल हो, कितने विनम्र हो, कितने पोलाइट हो। फिर लड़के वाले पक्ष से भी यही प्रश्न पूछा जाता कि अच्छा बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है दान लेने वाला? तो लड़की वाले बोलते थे नहीं, दान लेने वाला। दान लेता कौन है? गुरु लेते हैं और विष्णु दान लेते हैं। ठीक है, तो लड़की वाले हमेशा मानते थे कि लड़के वाले बड़े हैं, हमें इनको रेस्पेक्ट करनी है। लड़के वाले कहते नहीं, आप बड़े हो। तो पहला जो रिचुअल था वो था रेस्पेक्ट ईच अदर। यहाँ से विवाह शुरू होता था। अब ये रिबन काटना, ये सब तमाशे, ये बॉलीवुड वालों ने डाला, जिनका मैक्सिमम बड़ा सहयोग रहा उन सारी परंपराओं को ख़राब करने में। पूरे हाथ से उन्होंने खूब ख़राब किया है। और ख़राब की वजह कि शायद एक जगह पे लोग इंटरटेनमेंट के नाम पे ना कुछ भी एक्सेप्ट करते चले गए कि भी वहाँ रिबन काटे जाएँ तो वहाँ पैसे। ये कोई व्यापार थोड़ी है, वहाँ पर आप व्यापार नहीं कर रहे हो। वहाँ पर तो आपको अपने कल्चर का टेस्ट देना है, आपको बताना है कि आप कितने विनम्र हो, कितने हम्बल हो। वहाँ से एंट्री होती थी। ये पहला रिचुअल होता था, जिसको शिष्टाचार बोलते थे, जिसको द्वार पूजा बोलते थे। आपको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी कि आपको पूजा जा रहा है, तो अगर कोई मुझे पूज रहा है, मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मेरा क्या काम है? मुझे क्या क्या देना पड़ेगा सामने वाले को? मुझे पूजा, उसको सम्मान भी देना पड़ेगा, उसको सहयोग भी देना पड़ेगा, उसको पूरी तरीके से ये बताना है कि मैं अब तुम्हारा हो गया। जो मेरा और तुम्हारे की जगह हमारे होने की व्यवस्था थी, वो रिचुअल था। अब ये एक रिचुअल हो गया। ऐसे विवाह के जितने रिचुअल हैं वो समझ के द्वारा, उस प्योरिटी के साथ किए जाएं,
तो विवाह काफ़ी अच्छा हो सकता है। ओके। तमाशे के लिए मैं कहता हूँ आप एक अलग गैदरिंग बना लो जिसमें सारे तमाशे वालों को बुलाओ, उन सबकी अपनी है, लेकिन जो वो प्योरिटी है, जो वो कल्चर है, वो जो कस्टम है, वो जो एजुकेशन है विवाह की, वो कौन देगा? वो आपके आचार्य देते हैं। और वो पर्टिकुलर टाइम है वहाँ पर वो बताना होता है, सिखाना होता है। लड़कियों को भी बताया जाता है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनको कैसे सामने वाले से डील करना है, और सेम लड़के को भी सिखाया जाता है। वैसे तो इसकी पूरी व्यवस्था होती थी पहले, जैसे हमारे बहुत सारे शास्त्र में एक शास्त्र काम शास्त्र भी था जिसके अंदर पूरा बताया जाता था कि महिला के साथ कैसा बिहेव करना है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, उसके साथ बोलना कैसे है, क्योंकि महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं। आई कैन एग्री। और उसको रिस्पेक्ट किस बात से महसूस होती है, आदमी को रिस्पेक्ट किस बात से होती है, तो ये सब चीज़ें रिचुअल्स के थ्रू समझाई जाती थी। बट अनफॉर्चुनेटली आज उन रिचुअल्स में वो अपने आचार्यों को, अपने गुरुओं को, अपने टीचरों को ना अवॉइड ही कर रहे हैं। वो सिर्फ इंटरटेनमेंट करने वालों को ही जगह दे रहे हैं, इसलिए भी मैरिज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इतने डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं सर? इतने ज़्यादा अमाउंट में डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं। उसकी भी मैं सबसे पहला कारण तो ये है, आप डॉक्टर बनते हो तो डॉक्टरी पढ़ते हो, है ना, डॉक्टर के विषय में थोड़ा जानकारी लेते हो, थोड़ा समझ करके ही आप डॉक्टर बनते हो, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी सेम है, पति पत्नी होने की कोई समझ नहीं होती है, और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर के विवाह में आज के समय में डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होने का एक कारण तो ये है कि पहले जो विवाह होता था पुराने समय में, उसमें ना एक को दूसरे की ज़रूरत भी थी। एक घर चलाता था, दूसरा बाहर का चलाता था, तो दोनों को ना एक दूसरे की ज़रूरत, पहले जो रिश्ता था ज़रूरत का था, आज रिश्ता रखेगा प्यार पे, ठीक है। तो जो विवाह आज जल्दी ख़राब हो रहे हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन इतनी नकली है क्योंकि पहले दिन तो इतना आर्टिफिशियल देखा उसको, मतलब जिसने कभी सर पे रुमाल नहीं बांधा उसको ताज पहना दिया है, जिसने एक ठीक से पेचकस नहीं पकड़ा वो तलवार लेके घूम रहा है, जो कभी गधे पे नहीं बैठा वो घोड़े पे बैठ गया है। आप सोच रहे हो वो जो सब नकली है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए घोड़े पे छोड़ दो तो खुद ही घबरा जाएगा, जो घोड़े पे बिल्कुल बादशाहों की तरह, वो जो सारा नकली है। सेम जो महिला है वो बिल्कुल महारानी वाला बिहेवियर करके जा रही है। ये जो जितना नकली है, जब आप अगले दिन असली ज़िंदगी में प्रवेश करते हो तो वो मैच नहीं करता, शॉक लगता है और आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो। दूसरा, आप साइकोलॉजिकल ट्रेन नहीं हो, प्रिपेयर नहीं हो, आपको विवाह चलाने की समझ नहीं है। मैक्सिमम मैं पूछता हूँ जब मुझसे लोग शादी रिलेशनशिप काउंसलिंग में आते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपको विवाह के बारे में क्या समझ है, आपको पता है एक मेल के साथ कैसा डील करना चाहिए, एक आदमी को क्या चाहिए, एक आदमी को कैसे खुश रखते हैं, तो फीमेल को नहीं पता होता। और सेम आदमी से पूछो कि तुमको पता है फीमेल के साथ कैसे डील करना है, उसको भी नहीं पता। तो ये तुक्के के चक्कर में काम खराब हो जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी अध्ययन करें, जैसे जिनकी भी मैरिज हो रही है उनको कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जिनके थ्रू आप लर्न कर सकते हो, जिनके थ्रू समझ सकते हो। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा डाइवोर्स होते हैं वो होते हैं मोबाइल की वजह से। ये डाइवोर्स कराने वाला सबसे बड़ा बग है, सबसे बड़ी एंटिटी। मैक्सिमम क्या है, आदमी आया इसी पे लगा हुआ है, औरत का खून जल जाता है, उसके अंदर चंडिका जागृत हो जाती है जब उसका पति आके घर के अंदर बात करते करते जा रहा है, उसको सही से बातचीत करनी नहीं आती। कई बार मैं देखता हूँ कि बंदे का फ़ोन आया, अब धर्म पत्नी जी का फ़ोन आता तब ये कैसे बात करते हैं, हाँ 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 ठीक है, अच्छा ओके, इस तरीके से बात करता है। उसको ये पता ही नहीं कि बात कैसे करनी है। ये अपनी धर्मपत्नी है, वहीं पड़ोसी की धर्मपत्नी है, अरे नमस्ते भाभी जी कैसे हो, अरे कल तो कमाल कर दिया आपने, पिंक सूट पहना था, आप तो पिंक ही नज़र आ रहे थे। तो दूसरे की वाइफ के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, इसको ऐसा बिहेवियर अपनी वाइफ के साथ भी करना था, इसको पता ही नहीं बेचारे को, ये सही वर्ड ही नहीं बोल पा रहा। महिला का खून जल जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है फिर। और क्योंकि गुस्सा जो आता है वो गुस्सा धीरे धीरे एक सर्कल बन जाता है, एक नेगेटिव एनर्जी का पूरा सिस्टम ही ऐसा बन जाता है कि एक दूसरे से अच्छी बातें करते ही नहीं है। और वो धीरे धीरे करते, सबसे पहले जो झगड़ा होता है वो फिजिकली वर्ड से ही शुरू होता है। और जब जब जितने भी लोगों का डाइवोर्स होता है उनकी मूल जो रूट कॉज है वो ये है
कि वो अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेरे से कई बार एक मतलब जेंट्स आते हैं, सर मेरी वाइफ ठीक नहीं है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। तो मैं उसको देखता हूँ, अच्छा इतना प्यार करते हो, सुबह एक्सरसाइज करते हो? नहीं सर एक्सरसाइज तो नहीं करता। अरे बीमार आदमी, तेरे आई लव यू में प्राण ही नहीं है। अगर तू पत्नी से प्रेम करता है तो सुबह उठ, एक्सरसाइज कर, फिट रहे, प्राणवान बन, तब तो तेरे आई लव यू में। तू खुद ही बीमार सा दीनहीन दिख रहा है तो तेरे आई लव यू में क्या ही प्राण होगा। फिट रहना भी तो भाई, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो सुबह उठकर एक्सरसाइज करो, सुबह उठ करके अपने आप को फिट करो, अच्छे दिन की शुरुआत करो। कल का जो भी कुछ था कल ही छोड़ दो, आज से नए सिरे से शुरू करो, जिसमें अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ साथ राइट कनेक्शन होना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो आज जो मैरिज हो रही है वो इन कारणों को बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कई लोग मैरिज जो करने के रीजंस हैं उनके, जो उनके पीछे की रूट है, जो वजह है, वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत मतलब पावरफुल नहीं है कि मैरिज चल जाए। कभी भी किसी से शादी हम पूछते हैं भी शादी क्यों करनी है, तो सब करते हैं। अच्छा सब करके सुखी हुए हैं? तो पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। सो डाइवोर्स होने का एक कारण ये भी है कि दो लोग ना एक दूसरे को समझने की जगह समझाना शुरू कर देते हैं। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है डाइवोर्स होने का। और ये डाइवोर्स का जो दानव है ना तब तक नहीं रुकेगा जब तक दो लोगों के रिलेशनशिप पे ना लर्निंग नहीं होगी, प्यार नहीं होगा। और प्यार से ज़्यादा ना ये ट्रेनिंग की चीज़ है। विवाह ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आप उसमें घुस गए और आप चला लोगे। पहले चल जाते थे, क्योंकि पहले विवाह ना ज़रूरत के दम पे चलता था, एक को दूसरे की ज़रूरत थी। आज की मैरिज ज़रूरत से नहीं चल रही है। आज की मैरिज में आपको कुछ एडवांस टूल डालने पड़ेंगे। क्या है वो एडवांस टूल्स? एडवांस टूल में सबसे पहला तो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको बात करनी आनी चाहिए। दूसरा थोड़ा नॉनसेंस होना चाहिए। सेंस क्रिएट सेंस क्रिएट टेंस एंड नॉनसेंस क्रिएट लाफ। थोड़ा सा नॉनसेंस नहीं होगा तो लाइफ चलेगी नहीं। एक हमारे बहुत सारे ग्रंथों में एक है नाट्य शास्त्र, नाटक। आपको पता है विवाह तब तक नहीं चलेगा जब तक आदमी को अच्छा नाटक करना ना आता हो, अच्छे डायलॉग बोलना ना आते हो। मैं एक प्रोग्राम कराया था, फॉल इन लव अगेन, करवा चौथ का प्रोग्राम था। तो उसमें जितने 15 जोड़े थे, पुरुषों को अपनी पत्नी की तारीफ करनी थी। आपको पता है एक व्यक्ति भी तारीफ नहीं कर पा रहा था, बल्कि जोक्स बनाते हैं। हाँ, वाइफ्स जोक, हस्बैंड जोक। अब ये आपने जोक वाली बहुत, इससे ज़्यादा बेकार चीज़ नहीं। आपको पता है हमारे यहाँ किन किन के ऊपर जोक बने जो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड थे? जैसे सरदार, शहादत की कौम है, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, उन पे जोक बना दिया। आप किसी भी ऊंची चीज़ को जोक बना करके उसकी रिस्पेक्ट ख़त्म कर देते हो। दूसरा, आचार्य, गुरु और पंडितों पे बहुत मजाक बना, बहुत जोक बना। तीसरा, दुनिया का सबसे करीबी संबंध है पति पत्नी का। ये ब्लड का रिश्ता ना होते हुए ब्लड के रिश्ते पैदा करता है। इतने पवित्र संबंध का ना मजाक बना दिया, उसको तमाशा बना दिया। तो जिस चीज़ के आप बहुत ज़्यादा जोक सुनते हो, आप उसको ना बहुत कैजुअली उसमें रिस्पेक्ट महसूस ही नहीं करते हो। और तो और जोक में भी क्या होता है कि दूसरे को हंसाने के लिए उसको बेइज्जत नहीं करना होता है। मैं कई बार देखता हूँ कई आदमी ऐसी गलती करते हैं कि वो मजाक मजाक में बेइज्जत कर देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि बेइज्जत होना और मजाक करना क्या है। मजाक ऐसे शब्द हैं जिससे आपको खुशी मिले। मजाक वो शब्द नहीं है जो, मान लो किसी लड़की की हाइट कम है और उससे मजाक में भी उसको बोलने क्या ही है ये, तो वो उसी समय ट्रिगर हो जाएगी। बेशक वो रिएक्ट ना करे, लेकिन वो समय वो मजाक के वर्ड्स भी उस महिला को, उस लड़की को हर्ट कर जाएंगे। तो हमने तो शुरू किया था मजाक, लेकिन हमने तो कुछ और कर दिया। तो जब तक व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं समझेगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं सीखेगा, तब तक ये डाइवोर्स रेट बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस में हम दूसरे की भी खुशी समझते हैं, अपनी अपनी नहीं देखते, दूसरे को खुशी कैसे देनी है। और मैरिज एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पर देना ही लेना है, पहले ऑफरिंग है इसमें। और जिनका भी डाइवोर्स है वो ऑफर करने की जगह वो सिर्फ अपना खींच रहे हैं, लेने के पर उनका फोकस ज़्यादा है, इससे डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। सर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ,
जैसा आपने मुझे बताया कि मैरिज एक सबसे अच्छा टूल है जिनके थ्रू हम इन चारों जो पुरुषार्थ हैं इनको एक्सपीरियंस करते हैं। यस। जब तक काम नहीं होगा मोक्ष नहीं होगा, जैसा कि आपने मुझे बताया। तो इन चारों पुरुषार्थ को हम बैलेंस्ड कैसे करके चलें एक मैरिड लाइफ में? और वो आज मैरिज में कोई बोले 7 फेरे होते हैं, फेरे 7 नहीं होते थे, फेरे 4 होते थे। पहला फेरा होता था धर्म का, दूसरा फेरा होता था अर्थ का, तीसरा फेरा होता था काम का, और चौथा फेरा होता था मोक्ष का। ठीक है, जीवन के 4 फेरे जो है शादी में होते थे। ये 7 कहाँ से आए? फिर ये कुछ बॉलीवुड से आ गए, कुछ मतलब इसकी एक अलग ही कहानी है, बट फेरे 4 ही थे। तो धर्म क्या कहता है? धर्म ना कहता है आपको वननेस एक्सपीरियंस करना होगा, एक होने का अनुभव करना होगा, आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना, शरीर और मन का एक हो जाना, पति और पत्नी का एक हो जाना। 2 चीज़ों का मिलन जो है उससे एक की अनुभूति होती है। इवन आप एक लिखो खाली, तो आप जब एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड बिंदु, एक 1 लिखने के लिए भी आप 2 पॉइंट बनाते हो ना, तो ये 2 अपोजिट पोल हैं, ये एक हो जाते हैं। धर्म ये कहता है कि मैं और तू हम हो जाए, मैं और तू की जगह हम हो जाए, अर्थात मैं ना रहूं, तू ना रहे, हम हो जाए, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, वो है धर्म। इस शरीर में रहते ही आपको और जिसके साथ भी आप विवाह में एंटर करते हैं, दोनों को आत्मज्ञान तक पहुंचना है, आत्मा के, ये है धर्म। इसके साथ साथ हमें अर्थ पैसे को भी बोलते हैं और अर्थ मीनिंग को भी बोलते हैं। हमें लाइफ के अंदर पैसा भी कमाना है और मीनिंगफुल काम करने, वो जो आपको भी मीनिंग दे, वो जो मुझे भी मीनिंग दे, अर्थ की ज़रूरत है। अब हमने धर्म कर लिया, हमने आत्मज्ञान भी प्राप्त किया और हमने पैसा भी कमाया। अब इसके साथ जो कमाया उसको एक्सपीरियंस करना है सुख का, भोग का। भगवान को भोग लगता है, भोग मोक्ष प्रदम देवम शिवानंदम नमाम्य हम भोग और मोक्ष, हमारे भगवानों को भी भोग लगता है। तो भोग भी जीवन का एक बहुत पवित्र हिस्सा है। तो धर्म और अर्थ के बाद अब हमें भोग, आदमी कामना है, अपनी डिज़ायर, हम सबकी ना कामना है कुछ क्रिएट कर देने की, कुछ बना देने की, कुछ बढ़ा देने की। जैसे सुना कि एको हम बहुश्याम में एक से अनेक हो जाऊं, तो हमारे तन की भी और हमारे मन की भी कि कुछ हम बड़ा करें। जैसे 2 लोग मिलके परिवार बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, कामनाएं हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, जिसमें भोग भी एक चीज़ है। बिल्कुल, भोग बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने भोग को बहुत तिरस्कृत कर दिया, बहुत ज़्यादा मतलब गलत बता दिया, लेकिन वो भी है, क्योंकि उसके बिना मोक्ष नहीं होता। और मोक्ष का अर्थ होता है कि अब आप अच्छे बुरे, सही गलत, पाप पुण्य, इन सबसे पार हो गए। बुद्ध का एक बड़ा अच्छा वाक्य, किसी ने पूछा था मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है, तो बुद्ध ने कहा सांसें खत्म हो जाए, इच्छाएं बच जाए, काम बच जाए, हो गई मृत्यु, और इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, सांसें बच जाए, हो गया मोक्ष। कामनाएं पूर्ण हो गई, आपने सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए, अब फ्री हो गए। तो ये चारों चीज़ें विवाह में करते थे। विवाह में धर्म सिखाया जाता था, आपका धर्म है। इसीलिए एक बड़ा सुंदर वर्ड है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, हमारे पास ही है, धर्म पत्नी। पत्नी किस लिए? मेरे पास धर्म के लिए। ठीक है, मैंने इसको धर्म से स्वीकार किया है, धारणाएं ली हैं मैंने इसके साथ। अब धर्म पत्नी क्या, कैसे क्या करें? हम लोग अर्थ कमाएंगे, हम लोग अर्थपूर्ण मीनिंगफुल काम करेंगे, फिर हम कामनाएं पूरी करेंगे एक दूसरे की, हम एक दूसरे की कामनाएं पूरी करेंगे। मैं तुम्हारी पूरी करूंगा, तुम मेरी पूरी। काम में देना होता है। एक बड़ी अच्छी किताब है हरमन हेस की, द सिद्धार्था, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सिद्धार्थ। तो उसमें वो जो काम सीखता है सिद्धार्थ उस पर्टिकुलर महिला से, जब वो काम की शिक्षा लेता है, जिसमें वो बताते हैं कि काम में देना ही लेना है। तो मोक्ष के लिए पहले आपको देना सीखना होता है, और देने की जो अभिव्यक्ति है वो काम है। काम बहुत पवित्र चीज़ है, और इसीलिए अगर हम कई बार तो कई लोग कहते हो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, भगवत गीता में कि हे अर्जुन, मैं उत्पत्ति का कारण काम हूँ। भगवान ही कहते हैं कि मैं ही कामदेव हूँ। तो प्रत्येक जीव के हृदय में काम भी है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, फिर चारों इस पूरे एक्सपीरियंस को करके इससे फ्री हो जाते हैं। इसीलिए हमारे आश्रम भी ऐसे ही बनाया। बहुत ध्यान से देखो, पहले होता था बचपन के बाद मतलब गुरुजी ले जाते थे 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में गुरु आके बच्चे को गुरुकुल ले जाते थे। ठीक है, 7 से लेके 21 तक उसको सारे स्किल, सारी एजुकेशन दे के वापस भेजते थे। 21 के बाद उसकी शादी हो जाती थी। 21 से लेकर के 42-45 तक, 45 तक वो घर परिवार बच्चे बनाता था।
45 के बाद वो धीरे धीरे आश्रम में फिर जाना शुरू करता था, महीने में 1 दिन, जिसको हम वामप्रस्थ बोलते थे, फिर महीने में 4 दिन, ठीक है। 50 के बाद हो जाता था 50-50, 10 दिन आश्रम रहेंगे, गुरु के वहाँ रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, सोल कॉन्शियस में जाएंगे, ठीक है भाई, हमने फिजिकल एक्सपीरियंस कर लिया, अब सोल लेवल का एक्सपीरियंसेस करने हैं। 60 के बाद गांठ खोल देनी होती थी, फिर गुरुओं के आश्रम में रहना, जो मैंने जीवन भर सीखा है वो मैं अब लोगों को सर्व करूँगा, लोगों को सिखाऊंगा, ये पूरा सर्कल था। इसीलिए 4 आश्रम बनाए गए थे, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, एक कौन सा रह गया, वानप्रस्थ, वामप्रस्थ, चौथा वामप्रस्थ। तो हम अगर अपनी लाइफ में इन चारों को सही से बैलेंस में चले तो जीवन बहुत अच्छा है। सच में जीवन अद्भुत है, ये जीवन परमात्मा का वरदान है। बिल्कुल। किसी लेखक की राइटिंग में बड़ी अच्छी लिखा है किसी ने कि जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, ऐसा मिलके जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। इतना अद्भुत है ये जीवन। और इस अद्भुत जीवन की सबसे अद्भुत घटना है विवाह, जो कि आज हमने समझा। हाँ, जो हमने समझा। सर, जैसा आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया कि शिवजी ने नाट्य शास्त्र की रचना की, तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो एक मैसेज देना चाह रहे थे कि विवाह में भी एक कला होती है। क्या होती है वो कला? कैसे हमें विवाह में भी एक्ट करना चाहिए? एक्चुअली विवाह नहीं, ये सृष्टि कला है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमारे जितने भगवान हैं सब यहाँ लीला कर रहे हैं। लीला मतलब नाटक कर रहे हैं, ठीक है। नाटक के अंदर कला मतलब आर्ट को कहते हैं। मैरिज में एक है लव मेकिंग आर्ट। काम की 64 कलाएं होती हैं। आपने कभी आरती सुनी होगी ना, 64 योगिन गावत नृत्य करत भैरव, वो 64 काम की कलाएं हैं। 64 डिफरेंट लव मेकिंग आर्ट, प्यार की 64 कलाएं। प्यार करना भी एक कला, एक आर्ट है, जिसमें दर्शन है, देखा कैसे जाता है, स्पर्श है, छुआ कैसे जाता है, आलिंगन, किसी को गले कैसे लगाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ मर्दन है जिसमें आपके प्ले कैसे हैं एक दूसरे, तन और मन के साथ कैसे खेलते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद सहवास है, एक दूसरे के साथ कैसे रखते हैं। ये पूरी एक विधान है, इसके पूरे स्क्रिप्चर्स हैं, इनकी पूरी नॉलेज भरी पड़ी हुई है, लेकिन आम लोगों तक पहुंची नहीं, इसीलिए बेचारे परेशान रहे। हमारी सारी भागदौड़ जो है ना, वो खुश होने और खुश करने की है, सुखी होने की भागदौड़ है। तो अब सुख के लिए सबके अलग अलग है। एक सुख का सर्कल देखो कैसा है। जब आप इस दुनिया में आए तो 6 महीने तक आपका सुख था आपकी माँ की गोद और आपका पेट भरा हो, आपको फीड करा दिया जाए और आपको गोद में रखे आपकी माँ। ये आपके 6 महीने तक की खुशी थी। 6 महीने के बाद फीड करा दिया जाए, कोई भी गोदी में लेके आपको घुमाता रहे, ठीक है। 2 साल तक के सुख का सर्कल ये था। 2 से लेके 5 साल तक के बच्चे का सुख होता है उसका पेट भरा हो और वो मैक्सिमम दौड़ भाग करे, जहाँ मर्जी दौड़े भागे, ये सब करता रहे। 5 से लेकर के 9 या 10 साल तक का सुख है बच्चा जो खेल खेले ना जिनके साथ, उनमें जीतता रहे। अपनी उम्र के बच्चे मिल जाए और अपने ऊपर से बच्चों में खेल में वो जीतता रहे, चाहे वो लूडो खेले चाहे कुछ खेले, उस उम्र के में ये सुख है। 10 से लेकर के 15 के बीच में जो सुख है वो है अपोजिट के साथ दोस्ती हो जाना। लड़का हो तो लड़की, ऐसे दोस्ती होना, इसमें बातचीत करना, हंसी मजाक, खेल कूद। अब देखो जिसमें एक दूसरे को सताते भी हैं, तंग भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, बहुत सारे तरीके के एक्ट होते हैं। 15 से लेकर के 20 तक का जो सुख है, अब इसमें मिक्स होती जाती है चीज़ें। अब इस एज में मुझे चाहिए मेरे दोस्तों से ज़्यादा बेहतर चीज़ें और मुझे शारीरिक आकर्षण भी बढ़ जाता है। 20 से लेकर 25 तक का जो सुख है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सुख है शारीरिक सुख, उसकी सबसे ज़्यादा भूख उस उम्र में होती है। 25 से लेकर 35 तक में हम चाहते हैं ऐसा सुख जिसमें सब सेटल होने लग जाए, आपकी जॉब लग जाए, आपकी मैरिज हो जाए। अब आप सेटल करना चाहते हैं, सब ना कॉन्क्रीट कर देना चाहते हैं, सब बिल्कुल व्यवस्थित करना चाहते हैं। 35 से लेकर 45 तक में आप चाहते हो एक ऐसी लाइफ, मैच्योर लाइफ, जिसमें आपको एक आध बच्चे हो जाए, आपका बिजनेस सेट हो जाए, आपका घर ठीक ठाक हो जाए। ये 45 तक है। 45 से लेके 50 में अब आप चाहते हो सोसाइटी में भी तो वाहवाही हो, 4 लोगों में नाम भी हो, थोड़ा मतलब हम भी कुछ करें, हम गाड़ी लाएं, मतलब हम कुछ सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा औरों से बेहतर अपना शो ऑफ हो जाए। 45 से लेके 50 तक का सुख है अब जो है आपके जो बच्चे हैं वो आपके अकॉर्डिंग चले, आपकी मानते हो, आपका घर के अंदर थोड़ा रुतबा हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो, सोशली।
लेकिन 50 से 60 की उम्र में जब आप जाओगे तब सुख क्या हो गया? अब सुख आपका क्या है कि आपकी बात मानी जाए, घर में लोग आपको सुनते हो, आपके साथ बैठते हो। इसलिए बड़े बुजुर्गों को बड़ा मन होता है कि आप जाकर उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, टाइम स्पेंड करो, उनकी बात सुनो, वो जो उन्होंने जीवन भर का एक्सपीरियंस भर लिया है किसी से वो कह सके। अब 60 से लेके 65 तक का सुख, 60 से 65 तक का सुख है जो खाओ वो पच जाए, सुबह टाइम पे मोशन हो जाए, रात की नींद ठीक हो जाए, ठीक है, और शरीर फिट रहे। 65 से 70 तक का सुख है आप अपने आप चल जाएं, आप अपने आप अपना वॉशरूम खुद ही चले जाएं, फिट रहें। 70 से लेके 80 तक का सुख क्या है कि भाई आपका सुसु पोटी आप खुद ही कर पाए। 70 से 80 की उम्र का है जब शरीर, उस समय आदमी चाहता है बाकी सब कुछ हो ना हो, मैं अपने आप अपने नित्य कर्म कर लूँ। 80 के बाद का सुख क्या है? 80 के बाद का सुख है कि मुझे प्रॉपर सुनाई दे, मैं पूरा सुन पाऊँ, मैं देख पाऊँ, मेरा जो शरीर है वो काम करता रहे। अब ये देख रहे हो सुख का सर्कल बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो ये जो सुख का बदलता हुआ सर्कल है, इस बदलते हुए सर्कल में परफॉर्म करने के, एक्ट करने की जो विधा थी वो नाट्य शास्त्र में भगवान शिव ने सिखाई कि इंसान को एक्टर और कैरेक्टर दोनों होना चाहिए। हम क्यों जाते हैं पिक्चर देखने? हम वैसे डायलॉग सुनना चाहते हैं, हम अपनी रियल लाइफ में भी उस ड्रामा को, उस एक्टिंग को चाहते हैं। और वो अच्छी एक्टिंग, वो हेल्दी डायलॉग ना बोल करके अनहेल्दी डायलॉग जो बोल देते हैं, इसी वजह से रिलेशनशिप खराब है। मैं कई बार पेरेंट्स को देखता हूँ, वो बच्चों को जलील कर रहे होते, बेइज्जत कर रहे होते सिखाने के नाम पे। उनको नहीं पता कि इस 15 साल के बच्चे को कितना बुरा लग रहा होगा जो उसको कहीं पे पब्लिकली बेइज्जत कर देते ना, छोटी छोटी गलतियों पे। उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि ये क्या महसूस कर रहा है। या कई बार देखता हूँ वाइफ है, वो हस्बैंड की बुराई एकदम से चालू है, या हस्बैंड है वाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये सारा अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे तो इसमें जितना भी प्रॉब्लम है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी। जैसे जैसे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आता है तो आप लोगों के साथ डील करना, लोगों के साथ बिहेव करना, लोगों के साथ बातचीत करना सीख जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आज के समय में जो सबसे बड़ी पीड़ा है, लोग ना हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, वो उन्हें सीखना चाहिए। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योर वर्ड्स मेक्स योर वर्ल्ड। आपके शब्द ही आपकी दुनिया बनाते हैं। साउंड कैन मेक यू एंड साउंड कैन ब्रेक यू ऑल्सो। शब्द आपको बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। तो खासकर जो हस्बैंड वाइफ अगर हमें सुन रहे हैं तो वो कंप्लेंट की जगह कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करें और सीखें। आपको कुछ नहीं आता ये गलत बात नहीं है, लेकिन आप सीख नहीं रहे ये गलत बात है, आपको सीखना चाहिए। और इस रिलेशन पे मुझे तो लगता है कि सीखने वालों के साथ साथ सिखाने वालों की कमी है। बहुत कम लोग हैं जो इस विषय को जानते हैं, और जो इस विषय को जानते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और आम आदमी को भी इस पे काम करना चाहिए। करोड़ों रुपए शादी में खर्च होते हैं, लाखों रुपए, हर आदमी अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसा खर्च करता है, लेकिन उस मैरिज की अंडरस्टैंडिंग पे वो कोई वर्कशॉप करता है? नहीं करता। वो अपने बच्चों को, उस मैरिज को सरवाइव कराने वालों को प्रिपेयर कराने के लिए कोई तैयारी करता है? बिल्कुल नहीं करता। शादी होते ही लड़की को पता है चप्पल वहाँ से लेने, झुमका वहाँ से लेना है, और वो क्या नाम कहते हैं, बैग वहाँ से लाएंगे तो मेकअप वहाँ से लाएंगे। सारी जो बाहर की चीज़ें उसका सबका पता है, लेकिन माइंड को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे डील करना है, उस पर भी तो होना चाहिए ना। इनसाइड भी आपको, इनसाइड प्रिपरेशन जिसको मैं बोलता हूँ मैरिज प्रिपरेशन, बिफोर मैरिज प्रिपरेशन, वो जब होगा तब ये डाइवोर्स रेट थोड़ा कम होगा। और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, मैरिज इतनी पवित्र चीज़ है, इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। मजाक बना करके ये वेस्टर्न वालों के यहाँ से आया है। अंग्रेजों ने क्या किया, स्टेट ब्रेक करी। एक NLP में एक फॉर्म होते है स्टेट ब्रेक करना, किसी की स्टेट ब्रेक कर देना, उसका मतलब रुतबा ही ख़त्म कर देना। जिसका भी आप मजाक करते हो उसको कभी आप रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे। इसीलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति के ऊपर मजाक बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि जिसको, और ये मैरिज ना बहुत ही ऊंचा रिलेशनशिप है, इसको रिस्पेक्ट ना दे पाने की वजह से सारे रिश्ते खराब ही इसलिए हो रहे हैं कि आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो। रिस्पेक्ट लेने से पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जब कभी भी सोसाइटी इस बात को समझ जाएगी कि रिस्पेक्ट देते कैसे हैं। अच्छा, अब यहाँ रिस्पेक्ट का भी एक चैप्टर हो जाता है। मेरे रिस्पेक्ट फील करने के तरीके अलग हैं और आपके अलग हैं। मेल और फीमेल एक जैसी बातों में रिस्पेक्ट फील नहीं करते। फीमेल चाहती है जब वो बोले उसकी बात को पूरा सुन लिया जाए तब उसकी रिस्पेक्ट हुई, और मेल चाहता है कि उसकी बातों को ना काटा जाए।
Makes sense. ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग रिस्पेक्ट की। उसको रिस्पेक्ट है कि वो तैयार होके आई है तो उसकी वो तारीफ चाहिए, इतनी मेहनत करी है उसने। ये नहीं सुनना चाहते कि यार तू आधा घंटा लगा दिया, इतनी टाइम लगा, इतनी देर लगती है कि तैयार होने। वो ये नहीं सुनना चाहती। वो आधा घंटा इसलिए अपना डिवोट करके आई कि अब उसकी तारीफ की जाए कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो जब ये आदमी बेसिक चीज़ें सीख जाएगा तो फिर ये विवाह नामक जो संस्था है, जो विवाह है, वो बहुत अच्छे होंगे और मनुष्य सुखी हो पाएगा। डेफिनेटली सर, और आज हमने इसी मैरिज की प्योरिटी को समझा आपके थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर टुडे। और आई होप कि हमारे दर्शकों को भी आज के इस पॉडकास्ट के बाद बहुत कुछ जानने को मिला। और जैसा ही मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैरिज सिर्फ यूनियन नहीं है, ये एक बहुत ही प्योर बॉन्ड है बिटवीन टू सोल्स। और जैसे कि जो हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, उनको जीने का मैरिज एक सबसे अच्छा टूल है, हमारी सोल को एलिवेट करने का सबसे अच्छा टूल है। इट्स जस्ट दैट कि आप खुद के लिए एक वो राइट एनर्जी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं या नहीं। तो वही हमें खुद पर भी काम करने की ज़रूरत है, और हमारी मैरिज जब हम उस यूनियन में आते हैं उसको समझने की भी ज़रूरत है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की ज़रूरत है। तो आई होप आज आपने वो ज़रूर समझा हो। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। और हमें साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आगे के पॉडकास्ट में आप कौन से टॉपिक्स चाहेंगे जिन पर हम सर से बात कर सकें। तो हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।